नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का कैलेंडर और डायरी की जारी। विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वराज छात्र कल्याण संघ के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया संबोधित। युवाओं से अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक योगदान देने का किया आह्वान। हिमाचल किसान सभा ने शिमला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी होने की लगाए आरोप। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को सौंपा ज्ञापन। शिमला डेवलपमेंट प्लान पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर चुनाव से पहले डेवलपमेंट प्लान को लेकर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का कैलेंडर और डायरी जारी की। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों, विशेष तौर पर कॉफी टेबल बुक की सराहना करते हुए कहा कि इसमें विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों का संकलन किया गया है, जो पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य नागेश ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के युवाओं से अपने क्षेत्र के विकास के लिए रचनात्मक योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वराज छात्र कल्याण संघ द्वारा राजकीय वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शाश्वत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर ही जीवन के ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने स्वराज छात्र कल्याण संघ को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वराज विधानसभा क्षेत्र प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में स्वराज क्षेत्र की 78 पंचायतों में सड़क सुविधा उपलब्ध है और क्षेत्र में 40 से अधिक बसों का परिचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वराज क्षेत्र के लोग देश व प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने स्वराज के युवाओं से अपनी संस्कृति के विकास व सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने वल्लभ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में अध्ययन के दौरान अपनी मधुर स्मृतियां भी साझा की और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वराज छात्र कल्याण संघ की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वराज छात्र कल्याण संघ ने कोरोना संकट काल के दौरान मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की है, जिनमें अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती, अटल आदर्श विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना सहित कई योजनाएं शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकारी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के गठन के बाद केवल शिमला में ही राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयासों से मंडी में दूसरा राज्य विश्वविद्यालय 1 अप्रैल 2022 से कार्यशील हो जाएगा। इससे मंडी, कुल्लू, बिलासपुर जिला सहित प्रदेश के अन्य जिलों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। भले ही कॉलेज मंडी जिले में बहुत खुले, प्रदेश में बहुत खुले, लेकिन उसके बावजूद मंडी कॉलेज में बच्चों की पढ़ने की जो संख्या है अभी भी, वो शिमला यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर पर है। बहुत बड़ी संख्या यहां पर बच्चों की है जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और उसकी वजह है कि मंडी का कैंपस और कैंपस के साथ साथ में वहां
सुविधाओं की दृष्टि से, सुविधाओं के साथ साथ में वहाँ पढ़ाई का जो स्तर है वो आज भी बहुत बेहतर है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी कॉलेज में सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की, जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनकी संख्या हजारों में है और वहां के लोगों का जीवन सरल बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक वक्त था सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ 17 पंचायतों को सड़कें थी। आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 78 पंचायतें हैं और 78 की 78 पंचायतों में सड़कें हैं। ऐसा दौर था, दिन में 2 बसें चलती थी, एक सुबह चलती थी, एक शाम को चलती थी, बाद में एक बस दोपहर को चलती थी। उस वक्त 1982-83 की बात कर रहा हूं। आज मुझे लगता है कि हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में जंजैहली के साथ जो बसों की जो संख्या होगी, मुझे लगता है 40 से ज्यादा होगी। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि बहुत आगे बढ़कर के सराज के हमारे नौजवानों ने सराज के नाम को भी रोशन किया है, सराज के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और वहीं इसके बाद मैं ये भी सोचता हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी जो विभिन्न विकास कार्य हैं, आज हमारा अपना एसडीएम का दफ्तर है, जो पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होता था। एक नहीं, 2 है। आज हमारे अपने पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है, आईपीएच के डिवीजन है। आज हमारा बीडीओ का ऑफिस ससराज में, जंजैहली में भी है, बाली चौकी में भी है। एसडीएम का ऑफिस जंजैहली, तुनाग और उसके साथ साथ में जो दोनों जगह काम करता है, और उसके साथ साथ में बाली चौकी में भी है। डिग्री कॉलेज हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं, चाहे वो लंबा थाज का है, चाहे वो हमारा डिग्री कॉलेज गाड़क सैनिक का है, चाहे हमारा वो गाड़क सैनिक के अलावा वहां पर थाची में है। सभी जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर मूलभूत व्यवस्थाएं जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये बहुत लंबे अंतराल के पश्चात सराज विधानसभा क्षेत्र को एक सम्मान मिला है, और जो सम्मान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिया है। बिलासपुर शहर में मनमर्जी से किए जा रहे अवैध कब्जों की प्रशासन को बार बार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ समय से लगातार अवैध कब्जों के बारे में शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही है। पिछले दिनों भी एक शिकायत आई थी जिस पर उन्होंने खुद एक्शन लिया और स्पॉट पर पहुंचकर काम रुकवाया। उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि अवैध कब्जों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अब निर्णय लिया गया है कि जहां भी शिकायतें आएगी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बिलासपुर में CSR के माध्यम से हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर वाटर ATM स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों कार्यों को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि हाई मास्ट लाइट लगाए जाने के लिए हाल ही में निर्णय लिया गया है। यह लाइटें लुहणु मैदान, कॉलेज चौक, नौनी चौक व घाघस चौक पर लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वाटर ATM स्थापित करने को लेकर भी योजना है। इसके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लुहणु, उपायुक्त कार्यालय और एम्स को चिन्हित किया गया है। उपायुक्त कार्यालय में 2 वाटर ATM लगाए जाएंगे। इससे पहले क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में 1 वाटर ATM लगाया जा चुका है। अवैध निर्माण की जो कंप्लेंट्स है वो लगातार आ रही हैं और लगभग 8 महीने से हम प्रेस के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी लोगों को सचेत कर रहे हैं कि वो अवैध निर्माण ना करें और प्रॉपर परमिशन लेके निर्माण करें। लेकिन हो ये रहा है कि जो जब वीकेंड्स आते हैं, सैटरडे संडे, तो लोग जो हैं वो रात के समय में अवैध निर्माण शुरू करते हैं। ऐसी कंप्लेंट भी आई थी रिसेंटली और उसमें मैं खुद भी गया था, तो जाके हमने काम को रुकवाया था।
तो मैं आपके माध्यम से जो यहाँ की जनता है उनसे आग्रह करूँगा कि जो भी आपने निर्माण करना है उसको एज़ पर नॉर्म्स करें और प्रॉपर परमिशन लेके करें। अगर दोबारा कभी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं और अवैध निर्माण होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी और हम इसमें बड़े स्ट्रिक्ट हैं। हम किसी भी तरह का अवैध निर्माण जो है वो बिलासपुर में नहीं है। हमने CSR के माध्यम से कुछ बैंकों से रिक्वेस्ट की थी और बैंक जो है उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एग्री कर लिया। कुछ हम वाटर ATM भी लगा रहे हैं लूनू ग्राउंड में, DC ऑफिस में, एम्स में। आपने देखा होगा एक हम ऑलरेडी हॉस्पिटल में भी लगा चुके हैं। जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस हैं ताकि वाटर क्वालिटी लोगों को मिले तो हमें वाटर ATMs लगा रहे हैं। साथ साथ में जो कुछ हमारे क्रिटिकल जंक्शंस हैं वहाँ पे हम हाई मास लाइट लगा रहे हैं जो कि CSR के माध्यम से बैंक्स के थ्रू लगे। शिमला डेवलपमेंट प्लान पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले जनता के बीच छोड़ा गया शगुफा करार दिया और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से कुछ सवाल किए और डेवलपमेंट प्लान को लेकर की जा रही बयानबाजी से लोगों को गुमराह करने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी विकास मंत्री और सरकार से इस बारे अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि वह बताएं क्या सरकार ने शिमला कोर ग्रीन एरिया में निर्माण के बारे NGT से कोई स्वीकृति प्रदान कर ली, जबकि NGT ने इस पर रोक लगा रखी है। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गत 4 सालों में शिमला के विकास और लोगों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब शिमला नगर निगम के चुनाव नजदीक आ गए तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते शिमला शहर के लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द स्पष्ट करना चाहिए कि वह शिमला के नए डेवलपमेंट प्लान को कैसे लागू करेगी और लोगों को कैसे राहत प्रदान करेगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह स्पष्ट करे कि क्या डेवलपमेंट प्लान अधिसूचित होने के बाद यह सीधे लागू कर दिया जाएगा या फिर NGT के पास ही जाना पड़ेगा। नरेश चौहान ने शिमला नगर निगम में नए वार्डों पर लोगों के सुझाव और आपत्तियों पर भी सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि क्या सरकार उन सुझावों या आपत्तियों पर कोई विचार कर रही है जो बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को नए वार्डों के गठन को लेकर लोगों के सुझावों और आपत्तियों पर गहनता से विचार करना चाहिए। नरेश चौहान ने नगर निगम के प्रस्तावित बजट को महज एक औपचारिकता बताते हुए कहा कि अब जबकि नगर निगम का शेष कार्यकाल बहुत ही थोड़ा रह गया, ऐसे में बजट का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि नगर निगम पिछले साल का भी अपने बजट का उपयोग नहीं कर सकी और लोगों में इसके लिए भाजपा शासित नगर निगम के खिलाफ काफी रोष है। उन्होंने दावा किया कि शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। यूटी मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी पिछले कई दिनों से अपने बयान दे रहे हैं और मीडिया में भी मैंने देखा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर उन्होंने बड़े एक उपलब्धि के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत किया कि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने डेवलपमेंट प्लान शिमला के विकास के लिए तैयार किया है। तो हमारा कुछ कंसर्न है जो शिमला की जनता का भी है, वो भी जानना चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट प्लान जो अभी फ़िलहाल लोगों के सजेशंस के लिए हैं या ऑब्जेक्शंस के लिए रखा है, उसके बाद इसको कैबिनेट में लेके सरकार नोटिफाई करेगी। तो क्या उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो NGT के आदेश थे 2017 के, उसका क्या स्टेटस रहेगा? क्या वो निरस्त हो जाएंगे खुद ही, या सरकार को और मंत्री जी को ये बताना चाहिए? लोगों के मन में शंका है, हमारे मन में भी है कि इसका स्टेटस क्या रहेगा नोटिफाई करने के बाद। तो NGT के आदेश खत्म हो जाएंगे खुद ही, या उनको दोबारा से NGT के पास जाना पड़ेगा? और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट डाली है, उसका क्या स्टेटस रहेगा? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शहर की जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं, हमारे भी ये बड़े सवाल हैं। या केवल ये मात्र MC का जो चुनाव है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, कहीं उसके मद्देनज़र केवल ये गुमराह करने वाली साजिश नहीं है? क्या आपको बताना चाहिए कि उसके बाद ये किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि NGT के आदेश थे कि ग्रीन एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और नॉन कोर एरिया में 2.5 मंजिल की जो बंदिश थी, तो क्या वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी या उसको लेके सरकार को दोबारा से NGT में जाना पड़ेगा? इस बार ये शंका मन में है लोगों के। तो मेरा ये सवाल है कि सरकार को बताना चाहिए। दूसरा सवाल है कि जो सरकार ने MC को चुनाव को लेके जो डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स किए हैं, जिसमें 7 वार्ड्स बने हैं, तो उसका भी एक 17 तारीख तक जो थे ऑब्जेक्शंस का टाइम था, सुजेशंस का, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों में उसमें ऑब्जेक्शन किए हैं।
तो क्या सरकार उनको गंभीरता से लेगी, उस पर काम करेंगे? जो लोगों में कमियां नज़र आ रही है उनको सेटिस्फाइड किया जाएगा, उस पर काम होगा, या खाली उनको इग्नोर किया जाएगा? एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि बहुत बड़े लेवल पे उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शंस किए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको, उन ऑब्जेक्शंस के ऊपर काम करे, उनको दूर करे, जो इसमें कमियां रहेगी उसको दूर करे। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के मकसद से चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें 25 जनवरी से 15 मार्च तक क्विज, वीडियो मेकिंग, गाना, पोस्टर डिजाइन और नारा लेखन की 5 प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है। प्रतिभागी चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में 20,000 से लेकर 2 लाख का इनाम और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू ने बताया कि प्रतियोगिता की माई वोट इज माई फ्यूचर पावर टू वोट थीम रखी गई है, ताकि 1 जनवरी 2022 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए जागरूक हो सके और अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने बताया कि अभी तक 35,000 लोगों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतिभागी 18 भाषाओं में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को चुनाव आयोग की वेबसाइट में आवेदन करना होगा। प्रतियोगिता का मकसद लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता आयोजन करने जा रहे। ये अभियान 25 जनवरी से शुरू हो गया। ये अभियान 15 मार्च तक चलेगा पूरा भारत वर्ष में। जो इसके जो उद्देश्य है, जो सारे जो हमारा जो देशवासियों उनके साथ ये जो इलेक्शन प्रोसेस, ये मतदाता जो गतिविधियाँ, उनके ऊपर जागरूकता फैलाना और सारे जो लोगों को आगे आके जो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के एनकरेज करने के लिए एक अभियान हमने शुरू किया। इसमें 5 तरीका जो कंपटीशन होंगे। एक क्विज कंपटीशन, एक सिंगिंग कंपटीशन, एक वीडियो मेकिंग कंपटीशन और एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन एंड लास्ट में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन। इस 5 कंपटीशन में जो एवेलुएट करके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइसेस आएंगे उनको बहुत अच्छा प्राइसेस रखे गए। मैक्सिमम प्राइस 2 लाख तक इस कंपटीशन में है। इसके सारे जो एक पोर्टल भी इलेक्शन कमीशन के जो स्वीप eca.gov.in कंटेस्ट करके एक पोर्टल भी हमने खोले गया। उसमें खोल के आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। और इसके जो पार्टिसिपेशन करने भी बहुत सरल आसान तरीके हैं। ये मोबाइल नंबर पे आप नंबर देके इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा OTP मिला के। और मैं सारे प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, इस प्रतियोगिता कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और लाभ उठाए और आप जानकारी भी हासिल करें। बिलासपुर को नगर निगम बनाने की चाह रखने वाले नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सपने अब साकार नहीं हो पाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बिलासपुर को नगर निगम बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एम्स बन जाने से बिलासपुर को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए लगभग 40,000 की जनसंख्या होना अनिवार्य है, जो बिलासपुर शहर में पूरी नहीं है। शहरी विकास मंत्री ने साफ किया कि मात्र 9,000 वाली जनसंख्या वाला बिलासपुर शहर सिर्फ नगर परिषद ही रहेगा। बिलासपुर को नगर निगम बनाने की चर्चाओं पर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पूरी तरह लगाम लगा दी है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिला प्रशासन ने तो सरकार को नगर प्रशासन के क्षेत्रफल व जनसंख्या का पूरा ब्यौरा भी दे रखा था, लेकिन लंबे समय से उन फाइलों का भी कोई रिवर्ट न आने से धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों को भी नगर निगम के दर्जे की बात पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में अब जब मंत्री स्वयं बिलासपुर पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कह डाला कि बिलासपुर को नगर निगम नहीं बनाया जा सकता। बताते चलें कि बिलासपुर में राष्ट्र स्तरीय संस्थान स्थापित होने के साथ कई बड़ी परियोजनाओं पर इन दिनों तेजी से कार्य चल रहा है। ऐसे में शहर को नगर निगम स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब यह प्लानिंग पूरी नहीं होगी। वैसे तो बिलासपुर शहर अब जल्द ही रेलवे, 4 लेन, एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग जैसे संस्थानों और परियोजनाओं के साथ जुड़ने जा रहा है। ऐसे में शहर के अंदर एक साथ ही काफी आबादी बढ़ने की संभावनाएं भी देखी जा रही थी। यही कारण है कि बिलासपुर को निगम बनाने के स्तर पर कार्य शुरू किया गया था। इस योजना के तहत बिलासपुर के कोठीपुरा,
एम्स साइट, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज साइट व बंदला, घाघर सहित आसपास के क्षेत्रों को निगम में शामिल करने के प्रस्ताव को नगर परिषद बिलासपुर के सदन ने पास किया था, लेकिन अब शहरी विकास मंत्री ने इन सभी विचारों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। ये तो ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज जो हैं बिलासपुर ज़िला के, उनमें बिलासपुर नगर परिषद की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, घुमारवी, तलाई और नैना देवी के हमारे ईओ और सेक्रेटरीज, उनसे जो है वो उनके अपने अपनी नगर परिषदों में जो कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी लेना, और क्योंकि बजट जो है वो इस साल का समाप्त होने वाला है, 31 मार्च को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो अगली क्या उनकी योजनाएं हैं और पिछला उनका जो बजट उनके पास है वो खर्च हुआ नहीं हुआ है, या कोई परियोजनाएं हैं जिन पर पैसा चाहिए उनको, उसको जो है वो उसके लिए मांग की है, उन्होंने नहीं की है, तो इस विषय पर जो है वो चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो है वो नगर परिषद बिलासपुर के जो अध्यक्ष हैं श्री कमलेंद्र जी, वाइस चेयरमैन हैं और पार्षद हैं, वो सब लोग भी उपस्थित थे। हमारे माननीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी भी जो है वो उपस्थित थे। तो यहाँ पार्किंग की प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, उसके लिए जो है वो हमारे विधायक महोदय ने जो है वो विशेष फंड से जो है वो पैसा भी मुहैया कराया है, उसमें आवश्यकता और पैसे की है, उसके बारे में जो है वो चर्चा हुई है। विकास विभाग जब से मेरे पास आया है तो एक तो हमने पहले जो है वो हिमाचल में एक नगर निगम था, फिर एक नगर निगम जो है वो उन्होंने टेक्निकल आधार पर स्मार्ट सिटी लेने के लिए जो पिछली सरकार में बना लिया था। हमने 3 नए नगर निगम बनाए जो हमारे मैनिफेस्टो का भी पार्ट था, और अब हिमाचल प्रदेश में नगर निगम 5 हो गए हैं। हमने जो है जो आवश्यकता थी वहां पर नगर पंचायत को एलिवेट करके नगर परिषद बनाया है, और 7 नए नगर पंचायतें बनाई हैं, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो हैं वो उसमें शहरीकरण हो गया है, और शहर की इसमें जो है अर्बन डेवलपमेंट में जो इस साल का बजट भी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, उसमें भी आपने देखा होगा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए है वो अलग प्रावधान आज तक कभी नहीं होता था, पहली बार किया गया है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, गांव में जो है वो नंबर निश्चित होता है कि भी इस गांव में 5 ही आदमियों को मिलेगा। शहरों में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, जो अप्लाई करता है उसके पास जमीन है, जो उसके प्रावधान है तो सबको मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी, और शहरों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश एक पहला प्रदेश है जिसने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए भी मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना जो है बनाई है, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसके लिए जो है वो इसको कानूनी जामा जो है वो पहना दिया जाए। निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग राखील कोहलो ने अपने कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के संदर्भ में बैठक ली। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय महिला दिवस का आयोजन 8 मार्च को शिमला के पीटरहॉफ में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां एवं विकासात्मक गतिविधियों पर आधारित स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न विभागों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सफल आयोजन के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में चलाई जा रही सर्वस्पर्शी योजनाओं का सफल बखान संभव हो सके। निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग राखील काहलो ने प्रदेश की महिलाओं से आह्वान किया है कि वे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग एकता कापटा व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। हिमाचल किसान सभा ने शिमला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेपटरी होने के आरोप लगाए हैं। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट न होने से यहां इलाज के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। आरोप लगाया कि अधिकतर स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के साथ केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और स्टाफ की कमी के चलते फार्मासिस्ट का काम भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से लिया जा रहा है।
इस बाबत डॉक्टर तनवर की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की। शिमला सराउंडिंग जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, इस समय जो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक सिविल हॉस्पिटल जुनगा है, 2 इसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, एक कोटी में, एक मशोबरा में। उसके बाद जो हमारी ग्रामीण जो 36 पंचायतें हैं उसके अंदर 8 PHCs हैं और जो शहरी इलाके में 12 वार्ड है उसमें 3 PHCs हैं। इन सभी जगहों पर इस समय 53 ऐसी पोस्टें हैं जो खाली हैं। विशेष रूप से इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है और जो फार्मासिस्ट है मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो नहीं है। उस वजह से वहाँ पर डॉक्टर हैं और उसके साथ क्लास 4 हैं, कई जगह सफाई कर्मचारी है। हालात ये है कि कई इंस्टीट्यूशंस में जो एक शुगर का टेस्ट है या ऑक्सीमीटर या BP, ये बहुत छोटे टेस्ट हैं, तो वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी या क्लास 4 हैं वो लोग करते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए जहाँ नर्सिंग स्टाफ या कोई या फार्मासिस्ट वो अवेलेबल नहीं है दवाई देने के लिए, तो वो काम क्लास 4 कर रहे हैं। ये चिराग तले अंधेरे की बात है। और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की जो आम जनता है उनको इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यहाँ DDU, रिपन हॉस्पिटल, KNH या IGMC आना पड़ता है और वहाँ पर बहुत रश होता है। इसलिए अधिकतर लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत ही उन लोगों को महंगा पड़ता है। उसके अलावा जो सरकार ने अभी 53 टेस्ट जो फ्री किए हैं उसकी आम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि लैब, पहले लैब्स नहीं है, अगर कहीं लैब है तो लैब टेक्नीशियन नहीं है। अगर एक्सरे की मशीन है मान लो जैसे कुफरी में, तो उसको चलाने वाला रेडियोग्राफर नहीं है। तो ये हालात इस समय पूरी एरिया में है। तो हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट बना करके डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर को दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद द फर्स्ट पोस्टिंग विद इन ए मंथ्स टाइम, जो हमारे इंस्टीट्यूशन टॉप डाउन है, जुनगा है, जो हमारी CHCs हैं, कुफरी है, जहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट है, नर्सिंग एट द फर्स्ट फेज, और उसी के साथ साथ इसमें जो ये फार्मासिस्ट हैं उन चीज़ों को भरा जाएगा। क्लास 4 अगर कहीं नहीं है तो उन्हें RKS के माध्यम से रखा जाएगा। और मेल फीमेल हेल्थ वर्कर जो हमारे यहाँ पर 15 सब सेंटर्स हैं उसमें मेल हेल्थ वर्कर केवल 2 हैं और फीमेल हेल्थ वर्कर उसके अंदर 7 हैं। उसमें भी जो डेफिसिट पोस्ट हैं उनको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाएगा। तो आज हमें ये आश्वासन मिला है और इसको हम 1 महीने के लिए एक हमने टाइम दिया है। उसके बाद इसमें अगर ऐसा इसमें कोई कुछ नहीं हुआ, हमने रिक्वेस्ट की है कि डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, CMO और BMO मशोबरा को बुला करके और शिमला के CMO को बुला करके इसके ऊपर एक पूरा कॉग्निजेंस लें और इसके ऊपर डिसीजंस लें। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो 1 महीने के बाद जो किसान सभा अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर इसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन के अंदर जाएगी। तमिलनाडु में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई लावण्या को न्याय दिलाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। ABVP के प्रांत सहमंत्री पार्थ शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस मामले में CBI जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही इस तरीके के वातावरण पर नकेल कसेगी ताकि किसी भी तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन के कारण किसी को अपनी जान गंवानी न पड़े। सरकार तमिलनाडु के तंजावुर के अंदर सेक्रेड हार्ट जो एक कॉन्वेंट मिशनरी, स्टेट फंडेड कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल था, उसके अंदर लावण्या नाम की एक 17 वर्षीय जो छात्रा थी जो कि सेंट माइकल्स हॉस्टल में वहां पर रहा करती थी। 2 वर्ष पूर्व उसे उस विद्यालय के नन्स के द्वारा एक ऑफर दिया गया कि आप अपना प्रेजेंट रिलीजन छोड़ करके क्रिश्चियन मत के अंदर आ जाइए, तथा वो प्रलोभन उस बच्ची को 2 वर्ष पूर्व दिया गया। जब अपने माँ बाप के सामने ही उस बच्ची ने उस प्रलोभन से इनकार किया तो उसकी एक दौर शुरू हुआ, एक प्रताड़ना का दौर लावण्या के साथ शुरू हुआ। उस बच्ची को मेंटली, फिजिकली हर तरह से हैरेस करने का प्रयास उस स्कूल के स्टाफ द्वारा किया गया। उस बच्ची से टॉयलेट साफ करवाए गए, लेबोरेटरीज को साफ करवाया गया और बच्चों के सामने उसको प्रताड़ित किया गया। वह बच्ची जब पोंगल की छुट्टियों की डिमांड कर रही थी तो उसको पोंगल की छुट्टी उसकी बच्ची की कैंसिल कर दी गई। इस प्रकार से उस बच्ची का एक मेंटल हैरेसमेंट उस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर किया गया। तो विद्यार्थी परिषद पूरे देश के अंदर इसको लेकर के एक आंदोलन कर रही थी। विद्यार्थी परिषद लावण्या को लेकर न्याय की मांग कर रही थी, जिस सिलसिले में कि कुछ दिन पूर्व हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी
M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के DMK के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर के बाहर जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन, हमारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हक हमें संविधान के द्वारा दिया गया है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हमारे जो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के सहित 36 अन्य कार्यकर्ता थे, वह एक पीसफुल प्रोटेस्ट M.K. स्टालिन के घर के बाहर कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट का दमन करते हुए उन कार्यकर्ताओं पे एक फॉल्स केस लगाने का काम, जो कि सिविल सर्वेंट को ऑन ड्यूटी अटैक करने का एक उन पे झूठा मुकदमा लगाया गया तथा उन्हें हिरासत में लिया गया, उसका भी विद्यार्थी परिषद विरोध करती है तथा जल्दी से जल्दी यह मांग करती है कि उन्हें रिहा किया जाए। हिमाचल खबरनामा की संग में इतना ही। नमस्कार।